बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आपको सबसे पहले बताएं कि आज आखिरी जुमातुल मुबारक भी है और आप सबका रमज़ान मुबारक हमेशा की तरह अच्छा गुजर रहा होगा। इस अलविदाई जुमे को अच्छे से इबादत करके गुजारिएगा, क्योंकि ये हमारे पास आखिरी जुमा है जिसमें हम अच्छे से इबादत कर सके। इस जो कोरोना वबा है इससे निजात की दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला से रहम मांग सकते हैं, उसका करम मांग सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जितनी आज इबादत हो सके कर लीजिए। बिल्कुल, जुमातुल विदा है जी, और अपनी दुआओं में मुल्क पाकिस्तान को याद रखें, हर फर्द को याद रखें, पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत के लिए दुआ कीजिए कि इस कोरोना वबा से हमें छुटकारा मिल सके और बाकी जो बीमार हैं उनको सेहत मिले, तंदुरुस्ती मिले। जिन लोगों के ऊपर कुछ कर्ज है, अल्लाह उनका कर्ज जो है वो अदा करने की उनको सकत दे और वो अपना कर्ज अदा कर सकें। जो लोग बेचारे मुफलिस हैं उनकी अल्लाह ताला मुफलिसी दूर करे। तो जो हम दुआ कर सकते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सब के लिए दुआ करेंगे। आज एक और भी अहम दिन है, वो अहम दिन ये है कि आज आखिरी दिन है और उसके बाद लॉकडाउन लग जाएगा तकरीबन। वैसे तो ईद की छुट्टियां मंडे से शुरू हो रही हैं, लेकिन कल से जो है लॉकडाउन वाली सूरत हाल हो जाएगी। सब कुछ जो है वो बंद हो जाएगा। आप लोगों ने जो कुछ खरीदना है या जो कुछ करना है, जो जरूरी आपके काम है वो आज ही कर लीजिए। लेकिन एसओपीज का ख्याल नहीं, गैर जरूरी भी बाहर नहीं निकलना है। एसओपीज का ख्याल रखते हुए आपको बाहर जाना है, क्योंकि इस वक्त जो तीसरी वेव हम जिसको कह रहे हैं बहुत ही, हम बार बार बताते हैं कि खतरनाक है, बहुत शिद्दत से वायरस जो है वो फैल रहा है। तो इसलिए आप अपने घरों तक ही महदूद रहें तो बेहतर है। लेकिन जो आपको जरूरी काम करना है वो आप आज के दिन में जरूर कर लीजिए, लेकिन एसओपीज का ख्याल रखते हुए कीजिए और इस तरीके से मत कीजिए कि बस आज ही सब कुछ ले लें। जरूरत की चीज जरूर लें। अगर बस आप लोगों के लिए कोई चीज लग्जरी है तो उसको लेने की कोशिश ना ही करें तो बहुत ज्यादा बेहतर है। साथ ही ट्रांसपोर्ट वालों को जो मसाइल होंगे उसका आज हमने खुसूसी तौर पर जिक्र करना है कि ट्रांसपोर्ट कहां पर बंद हो रही है, किस किस्म की बंद हो रही होगी। जिन लोगों ने अपने आबाई इलाकों में वापस जाना है वो कैसे जा सकेंगे, इस पर भी हम तफसील से बात कर रहे हैं। एक और बात जो हम मेरे ख्याल में हम कहना चाहेंगे आप लोगों से वो ये है कि अगर एक बंदे का मार्केट में काम है ना, तो खुदारा एक ही बंदा जाए, पूरी फैमिली जो है ना वो मार्केट में ना पहुंच जाए। इससे रश बढ़ जाता है मार्केट्स में, क्योंकि आज लास्ट डे है। बच्चों को तो लेके ही ना जाए, बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल, बच्चों को बिल्कुल लेकर मत जाएं और बुजुर्गों के लिए भी ये खास ताकीद है कि बुजुर्ग भी बाहर कम ही निकले। बिल्कुल जी, हम सब बातें आज करेंगे, तफसील से बात होगी। हम कोशिश करेंगे खासतौर पर ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम के ऊपर बात करने की, क्या एसओपीज हैं उसके। और सबसे पहले जो है हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से ही। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान इन्फेक्शन रोकने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 8 ta 16 मई मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। सिंध में सख्त पाबंदियां होंगी और एनसीओसी ने भी ईद पर पाबंदियों का हिदायतनामा जो है वो जारी कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। एनसीओसी का कहना है कि शिमाली इलाकों में तमाम दाखिली रास्तों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों की तादाद बढ़ाई जाएगी। ईद की तातीलात के दौरान सयाहती मकामात और होटल्स की बंदिश के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। बार बार आपको यही कहते हैं कि सयाहती मकामात का रुख मत कर लीजिएगा, घरों तक महदूद रहिएगा, क्योंकि अगर आप घर तक महदूद हैं तो ही आप महफूज हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आवाम को मास्क पहनने और कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल की ताकीद की और कहा है कि अगले 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा अहम हैं। और एक बयान में कहा कि भारत का हाल देखें, अपना ख्याल करें। जबकि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने कहा है कि एनसीओसी की हिदायत की रोशनी में आज शाम 6 बजे के बाद से वफाकी दारुल-हुकूमत में लॉकडाउन का नफाज शुरू कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर का यह भी कहना था कि तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी, तमाम बस अड्डों, पार्क्स हो गए, तिजारती मराकज़ हो गए, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। आपको इसके साथ साथ एक अच्छी खबर भी बताते हैं, बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में पहली कोरोना वैक्सीन की तैयारी और पैकिंग शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द पाकिस्तान में वैक्सीन जो है खुद बना ली जाएगी, उसकी पैकिंग जो है वो शुरू कर दी गई है, तो आपको दस्तयाब होगी अपने ही मुल्क की कैंसिनो बायो की बात हो रही है। इसके ऊपर इसकी सिंगल डोज होती है। खैर, हुकाम वज़ारत सेहत के मुताबिक इसी माह के आखिर तक मकामी तौर पर जो फार्मूलेट होने वाली वैक्सीन आवाम के लिए मुयस्सर होगी। और हुकूमत जो है यही कह रही है, एनसीओसी की जानिब से भी यही कहा जा रहा था। हमारी अक्सर जब बात भी होती है तो बताया जाता है कि ईद के फौरी बाद तमाम एज ग्रुप्स के लिए जो है
वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो जाएगा और हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। अभी 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद तो लगवा सकते हैं। गुजरांवाला की हम सूरत हाल इशाल बात कर रहे थे कि पंजाब में बहुत जो है मुश्किलात गुजरांवाला में पेश आ रही थी, वहाँ पर बात हो रही थी, वेंटिलेटर्स की बात हो रही थी, ऑक्सीजन की बात हो रही थी। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला से बात कर लेते हैं। सुहेल ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डीसी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। गुजरांवाला में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या नंबर्स हैं, SOPs पर अमल दरामद हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, हमारी जो डिज़ीज़ इंसिडेंस रेशो है अल्हम्दुलिल्लाह वो नीचे आती जा रही है। कल का फिगर हमारा 20 का फिगर है, जो कि 70 से ऊपर जा रहा था। कल 20 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, तो जो कि खुशाइन बात है। दूसरा, हमारे पास पहले 23 वेंटिलेटर्स में से 23 ही फेल जा रहे थे, अभी हमारे पास 18 फेल हैं, 5 तो वैसे ही अवेलेबल है और उसके अलावा भी हमारे पास और भी आ गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, डेप्टी साहब ये भी बताएगा, कोरोना की तशहीस किस हद तक हो रही है या टेस्ट किस हद तक करवाए जा रहे हैं? हम पॉजिटिव केसेस की बात करते हैं, कितने पर डे पर रिपोर्ट हो रहे हैं आपके मुताबिक? हमारे पास जो कैपेसिटी है जो गवर्नमेंट सेक्टर पे, वो तकरीबन 4000 केस पर डे की है। तो वो फुल कैपेसिटी पे परफॉर्म कर रहे हैं जी। जी ठीक है। डीसी साहब ये भी हमें बता दीजिएगा कि हम जी हम ट्रांसपोर्ट की भी बात कर रहे थे कि आज से ये फैसला पहले हुआ था कि आज से ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन फिर शायद हफ्ते इतवार की भी गुंजाइश निकाली गई है पंजाब में खुसूसी तौर पर कि जिन लोगों ने बाहर जाना होगा, अपने आबाई इलाकों में जाना होगा, उसके लिए सर क्या प्लान तश्कील दिया गया है कि ज़रा रश ना ज़्यादा लग जाए? देखें, इसके लिए हमने बड़ी एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई है कि जितने हमारे बस स्टैंड्स हैं, एक हमारा यहाँ पे जनरल बस स्टैंड है गवर्नमेंट का, उस बस स्टैंड पे हम SOP को इन्फोर्स कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा SOP को फॉलो करते हुए अपने घरों, अपने शहरों की तरफ वापस जा सकें। उसके लिए हम एक चीज़ इंश्योर करें कि जो मुनासिब फासला, मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, ये हमने लाजमी करार दिया हुआ है। कोई भी बस उस वक्त तक हम ऑपरेट नहीं करने दे रहे जिस वक्त तक वो SOPs को फॉलो नहीं करती। इसी तरह से जो हर बंदा जो बस में सवार हो रहा है उसको प्रॉपर चेक किया जा रहा है और उसके प्रॉपर SOPs फॉलो करवाए जा रहे हैं। इसी तरह से जो हमारी कोशिश ये है कि लोगों को इनकन्वीनियंस भी ना हो, लेकिन उससे गैर ज़रूरी तौर पे रश से भी बचने के लिए हमने इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि एक मुनासिब टाइम दिया जाए, टाइम स्पेस के बाद बसेस को रवाना किया जाए। अच्छा डीसी साहब, गुज़श्ता बरस हमने देखा कि SOPs पर अमल दरामद उस तरह से नहीं हो सका जिस तरह से होना चाहिए था। अब भी ईद जो है वो बिल्कुल करीब है और कुछ दिन रह गए हैं। क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको यकीनी बनाया जा सके? क्या हिकमत अमली होगी आपकी इस बार? देखें, गुजरांवाला में पंजाब में सबसे ज़्यादा इस पर इन्फोर्स किया गया है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ FIRs हैं, 1300 से ज़्यादा FIRs हमने वायलेशंस के ऊपर करवाई हैं। फ़ाइन्स भी लोगों पे इम्पोज़ किए हैं और लोगों में 50,000 से ज़ायद हम मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो हमने लोगों को जो कानून का ज़ोर है उससे भी लोगों को कायल किया है और लोगों को हमने मोटिवेट भी किया है कि आप वॉलंटरली इसको इन्फोर्स करें, क्योंकि जो इंडियन वेव है, जो जिस तरह से इंडिया में जो सूरत हाल है, तो हम नहीं चाहते हमारे मुल्क में भी कोई इस तरह का सूरत हाल हो और इस तरह का पैनिक क्रिएट हो। तो उसके लिए हमने बाज़ारों में भी ये आगाही मुहिम स्टार्ट की। हर बाज़ार में 1-1 घंटे के बाद अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। हर शॉप के अंदर हम इन्फोर्स कर रहे हैं कि एक वक्त में 5 से ज़्यादा अफराद एक दुकान के अंदर ना एंटर हो सकें, लोग मुनासिब फासला रख के चलें। हर शॉप के ऊपर हमने मास्क और सैनिटाइज़र को लाजमी करार दिया है और इंश्योर कर रहे हैं कि जो मार्केट कमेटीज़ हैं, जो इंतज़ामिया है, उस मार्केट की जो लोकल इंतज़ामिया है उसके थ्रू चीज़ों को ज़्यादा रेगुलेट किया जाए। गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो उसको सुपरवाइज़ कर रही है। हमारे साथ रेंजर्स मौजूद है, हमारे पास पाक आर्मी है जो इसको मॉनिटर कर रही है और हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट कर रही है, जो कि गुजरांवाला में मैं समझता हूँ बड़ा एक मिसाली कोऑर्डिनेशन कम्बिनेशन रहा है आर्मी का, रेंजर्स का और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, जिन्होंने इस सारे जो डिजीज़ इंसिडेंस रेशो है 70 पर डे से 20 पर डे पे आई है।
तो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। बिल्कुल ठीक है। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सुहेल ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे और जिस तरह से गुजरांवाला की सूरत हाल है आपने हमें वो बताया कि अब हालात कुछ बेहतर आ रहे हैं, कुछ केसेस कम होना शुरू हो गए हैं, जो कि खुशाइन बात है। अच्छा, हम दूसरी जो बात कर रहे थे, बड़ी अहम बात, एक निजी लेबॉर्ट्री की बात कर रहे थे। उन्होंने पंजाब में कोरोना वायरस की जो जनूबी अफ्रीकी किस्म है, जिसको हम साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन कह रहे हैं, उसकी तशखीस का दावा किया। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि सूबे में वबा की तीसरी लहर के दौरान बरतानवी किस्म के गलबे की तस्दीक जो हुई है, उसके हवाले से बताया गया। लेबॉर्ट्री ने इंतजामिया के बयान में ये कहा गया था कि मार्च के इख्तिताम पर वायरस की इकसाम पर तहकीक करने के लिए कोविड-19 के 62 नमूने इकट्ठे किए गए थे, जिनमें से 60 नमूने जो हैं बरतानवी किस्म और जो बकाया 2 नमूने थे वो जनूबी अफ्रीकी किस्म के पाए गए हैं। और ये फिर भी बहुत ही खतरनाक है। हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे मेरे ख्याल में हमजा के साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन जो है वो किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता था कि जी के बरतानिया की जो हम बात कर रहे हैं, जो हम यूके की बात कर रहे हैं, बच्चों के अंदर वो वायरस तेज़ी से फैल रहा था, इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए थे। फिर हमें भारतीय स्ट्रेन की बात हो रही थी, जनूबी अफ्रीकन ब्राज़ीलियन स्ट्रेन की बात हो रही थी। खैर, इस पर तशवीश का इजहार तो किया ही जा रहा है। अब हम ये जानेंगे वो जो 2 केसेस आए वो कब ये देखा गया कि कब ये नमूने इकट्ठे किए गए, कब वो केसेस सामने आए, अब कितना वक्त गुजर चुका है, हम क्या इस हवाले से देखें कि वो क्या स्ट्रेन मजीद बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता, कैसा स्ट्रेन है। हम बात करेंगे इसी निजी लेबॉर्ट्री के सरबराह वायरोलॉजी एंड इन्फेक्शन डिजीज़ ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। सर, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन 2 केसेस 62 का आपने सैंपल लिया, उसके ऊपर ये कब किया गया सैंपल? देखिए, मार्च के आखिर में, अच्छा, 23 से लेकर 27 तक हमने तकरीबन कोई 26,000 के करीब सैंपल टेस्ट किए थे लैब में। एक चीज़ जो देखने में आई वो ये थी कि एस जीन जो पहले वुहान स्ट्रेन में सब सैंपल में पाया जाता था, वो अचानक गायब हो गया। अच्छा, तो उसका मतलब हमने ये लिया कि उसमें वेरिएशन जो होती हैं बरतानवी और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन में, वो एस जीन में होती हैं। अब हमने अगले मरहले पर उसमें से सैंपल्स जो थे वो बरतानवी टेस्ट करने वाली किट पे चेक किए। अच्छा। और हमें ये पता चला कि 90% से ज़्यादा जो हैं वो बरतानवी टाइप उनमें मौजूद है। अच्छा। ठीक है। अब उसके अगला मरहला ये था कि हम जीन सीक्वेंसिंग करते। जीन सीक्वेंसिंग जो है काफ़ी मुश्किल ये टेस्ट है, बड़ा वायरोलॉजी का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे साथी डॉक्टर सादत ने इसमें मेरा साथ दिया और हमने कोई 62 सैंपल जो थे जो सिलेक्ट किए उन पे हमने देखा। उनमें मैं थोड़ी सी वजाहत करूँ कि 59 सैंपल जो थे उनमें तो बरतानवी टाइप थे। अच्छा, 2 में साउथ अफ्रीका की थी और 1 में अनटाइपेबल थी। अच्छा, वो भी स्ट्रेन मुख्तलिफ थी, लेकिन एक चीज़ वो बड़ी अहम है कि जो वुहान स्ट्रेन पहले चल रही थी, जो चाइना से हमारे यहाँ आई थी, अब तकरीबन उसका ख़ात्मा हो चुका है। अच्छा। और उसकी जगह इन स्ट्रेन्स ने ले ली है जो तेज़ी से फैलती हैं। और जैसे आपने फरमाया कि बच्चों को भी वो असरअंदाज बच्चों पे होती हैं बरतानवी टाइप। तो ये जो कुछ हम देख रहे थे कि तेज़ी से फैलाओ, बच्चों पे असरअंदाज होना और एक लहर की शक्ल जो थी, तो उसकी तस्दीक साइंटिफिकली होती है। और एज ए प्रोफेसर ऑफ वायरोलॉजी मैं पूरी तौसीक के साथ ये कहता हूँ, पूरे वसूख के साथ, कि ये जो है सूरत हाल हमारे लिए एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। लेकिन जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है, आपने सही फरमाया, अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि इन टाइप्स के ऊपर वैक्सीन जो है वो फ़ायदेमंद ना हो। यानी मौसर है। मौसर है। हिंदुस्तान की जहाँ तक टाइप है, वहाँ इंडियन एक्सपर्ट्स ने कहा है, ब्राज़ीलियन एक्सपर्ट्स ने भी कहा है ब्राज़ील के बारे में कि शायद उस पर, लेकिन जहाँ तक दुनिया का कहना है, जॉन हॉपकिंस का या दूसरों का, वो यही है कि वैक्सीन हम जारी रखेंगे। और एक चीज़ मैं बड़ी अहम आपको बता दूं कि बरतानिया में तकरीबन जो वायरस कंट्रोल में है और इन्हीं वैक्सीन की वजह से कंट्रोल में है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बार बार जो है ये चेंज कर रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये हर वायरस जो है वो दूसरे से अलग है, या फिर ये एक ही वायरस है जो वुहान से आया था, उसने अपनी हैयत चेंज करनी शुरू कर दी है? देखिए, साइंटिफिकली बात ये है कि हमारे जिसमें DNA होता है और DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनती है।
वायरस एक ऐसी चीज़ हैं जो कुछ DNA वायरसेस हैं, कुछ RNA वायरसेस। अच्छा। ये जो वायरस है ये RNA वायरस है। अच्छा। और वायरस जो है वो खुद तो कुछ नहीं करता जब तक हमारे जिस्म के खलियात में दाखिल ना हो जाए। जब सेल के अंदर जाता है तो सेल की मशीनरी को हाईजैक कर लेता है। अब जब RNA से RNA बन रहा होता है तो इसमें एरर्स आते हैं। अच्छा। और हमारी बॉडी जो है वो DNA वाले एरर जो है उनकी प्रूफ रीडिंग कर सकती है, इसकी प्रूफ रीडिंग नहीं करती। तो प्रूफ रीडिंग जब नहीं होती तो RNA वायरस जितने भी हैं इनमें म्यूटेशंस के एरर जो है, जिसे हम गलती कहते हैं उसके म्यूटेशन, उसको फिर म्यूटेशन कहते हैं, वो उसके इम्कानात ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो ये नहीं होता कि पूरे का पूरा वायरस म्यूटेट कर जाए, वो तो ख़त्म हो जाएगा वायरस। वायरस को अपना बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन करना होता है। बिल्कुल ठीक है। अब जो बरतानवी टाइप है उसमें 23 एरर पाए जाते हैं। अच्छा। ज़्यादातर वो S जीन में है, बाकी जीन्स में भी हैं। तो वो एरर जो हैं वो उसकी हैयत को तब्दील कर देते हैं। अब हुआ ये है कि वायरस जो है जब सेल के ऊपर लगता है तो सेल के ऊपर रिसेप्टर होता है और रिसेप्टर के साथ जाके अटैच कर देते हैं। अच्छा। और ये सेल की अपनी प्रोटीन होती है। मैं अक्सर औकात कहता हूँ कि सेल वायरस के लिए रिसेप्टर नहीं बनाता। ये ऐसी है जैसे घर में आप रोशनदान बनाएं रोशनी के लिए और चोर भी कोई उस रोशनदान के अंदर आ जाए। ठीक है। तो इसी तरीके से रिसेप्टर के साथ जब वायरस लगता था तो पहले उसके लगने का अमल जो था वो इतना सख्ती नहीं थी। अब शिद्दत आ गई है। इस तरह समझ लें कि वायरस की जो की है वो लाख के साथ ज़्यादा मुनासिबत के साथ अब बन गई है। इस एरर ने वायरस के हक में ये एक तब्दीली कर दी है जिससे रिसेप्टर के ऊपर उसका चिपकने का अमल एक ज़्यादा शिद्दत इख्तियार सर, ये हम फैसला कैसे करते हैं कि जी यूके स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक है, ब्राज़ीलियन स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक है या साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक है? अभी आपने साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के 2 देख लिए जी, नमूने जो आए वो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के थे। यूके स्ट्रेन में और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन में व्यूअर्स के लिए आसानी से बता दें कि फ़र्क क्या है, ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? देखिए, ख़तरनाक की जहाँ तक बात है ना, अभी तक जितनी तहकीक हुई है वो बरतानवी यही कह रहे हैं सारे दोस्त हमारे कि ये टाइप बीमारी की शिद्दत शायद नहीं बढ़ाती, शिद्दत उतनी रहती। अच्छा, बच्चों पे असरअंदाज होती है ज़्यादा, पहले बच्चों पे असरअंदाज नहीं होती थी। लेकिन अगर एक कमरे में 10 बंदे बैठे हैं और एक बंदा इन्फेक्टेड है वो आके बैठ जाता है, तो वुहान स्ट्रेन का ये था कि फ़र्ज़ किया 2 बंदों को लगता है एक से, अब हो सकता है 5 या 7 को लग जाए। अच्छा, तेज़ी से ये तेज़ी से जो फैलता है, ये मैंने कहा जो स्प्रेड इसका है, स्प्रेड इसका फास्ट हो गया। और स्प्रेड फास्ट होने से ये है कि ज़्यादा आबादी का हिस्सा उससे मुतासर हो रहा है और जितने लोग मुतासर होंगे उतनी अमवात भी ज़्यादा होंगी। तो बीमारी की शिद्दत तो शायद वही है जो पहले थी। अच्छा। बीमारी की रोकथाम के तरीके भी वही हैं, बीमारी का इलाज भी वही है, वैक्सीन भी वही है। तो वो चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये वायरस जंगल की आग की तरह तेज़ी से फैल रहा है। आप समझ लें कि एक सैलाब का जो था ना वो रफ्तार वो एक बढ़ गई है और वो रेला जो है वो तेज़ी से। सर, जल्दी से ये बता दें हमारे व्यूअर्स के लिए जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं या कश्मकश का शिकार है, तजब्जुब का शिकार है, एक हल क्या है हमारे पास? क्या वैक्सीन के अलावा कोई हल है हमारे पास? देखिए, बात सुनिए, बरतानिया ने कंट्रोल किया वैक्सीन के साथ। UAE में 10 साल मैं रहा हूँ बड़े आला अहदों पे उनके एज ए वायरोलॉजिस्ट, और वहाँ पे हम सख्ती कर सकते थे क्योंकि कानून वहाँ ज़्यादा उसके अमल दरामद होता है। वहाँ पे अबू धाबी स्टेट ने यही वैक्सीन साइनोफार्म लगा के मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर दिया। सही है। तो हमारे सामने मसाले तो हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई उन पे अमल हुआ। चीचक की वैक्सीन आई थी 200 साल पहले, तो वो बीमारी जो दुनिया में 10% अफराद को मार रही थी, आज उसका खात्मा हो गया। किस वजह से? वैक्सीन की वजह से। आज कुत्ते काटने से मर जाते हैं 100% जिनको वायरस रेबीज हो, जिसको वैक्सीन लगाई जाए वो बच जाते हैं। तो एज ए वायरोलॉजिस्ट जब मैं ये बात करता हूँ तो मैं लोगों को कहता हूँ, खुदारा आप अपनी राय मुझे ना दें आज। अच्छा। मेरी गाड़ी ख़राब होगी, मैं मैकेनिक के पास मैं नहीं ठीक करूँगा। तो लेकिन आज मेरी बात सुने, और आज मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूँ कि ये वैक्सीन आपके लिए आई है और लगाएंगे तो इम्यूनिटी डेवलप होगी, ना लगाएंगे तो नहीं। बिल्कुल, लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रिगेडियर डॉक्टर रिटायर्ड वहीदुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का है। और जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे थे वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद जो अभी तक एज ग्रुप्स ओपन हो चुके हैं, आप सब ने वैक्सीन लाजमी लगवानी है। और आज जो है आप जितनी वैक्सीनेट हो सकते हैं या ईद की छुट्टियों से पहले तक जितना वैक्सीनेट हो सकते हैं वो करवा लें। ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा चौथा दिन ये
अमल दोबारा से शुरू हो जाएगा, तो दोबारा से वैक्सीनेशन का अमल जब जारी होगा तो आप भी वैक्सीनेट हो जाइएगा। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस।